गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फंक्शन। तो बच्चों आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया होगा निश्चित तौर पे, और कभी भी किसी नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आपको चाहिए कि आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लें। तो फंक्शन जो है ये हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जो फंक्शन को हम लोग यहां क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दो क्वांटिटी को रिलेट करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। और पूरे फिजिक्स में यही काम चलने वाला है कि आपको क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन देखना होगा। तो देखो अभी हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि फंक्शन के कई टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड कैसे करेगा इसके लिए आपको उस फंक्शन का एग्जैक्ट फॉर्म जानना पड़ेगा, और एग्जैक्ट फॉर्म जानने के लिए आप उस इक्वेशन को देखोगे, ठीक है ना। तो यहां पे फिर बात चलती है कि उसमें हमने पढ़ा था लीनियर फंक्शन, याद होगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। दूसरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। इन दोनों के अलावे यहां पे आज हम लोग तीन और फंक्शन पढ़ेंगे जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया मैथ में ढेर सारे फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे, लेकिन हम लोग यहां मैथमेटिकल टूल क्यों पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसको प्रॉपर तरीके से फिजिक्स में हम लोग अप्लाई कर सके, ठीक है। तो चलो, तो फंक्शन में हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों साइनसॉइडल फंक्शन, जिसका बहुत ज्यादा यूज आना है। तो अभी हम लोग लिखते हैं पहले, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं साइनसॉइडल फंक्शन, साइनसॉइडल फंक्शन, क्लियर। तो साइनसॉइडल फंक्शन हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। अब देखो साइनसॉइडल फंक्शन होता क्या है। अब ये नाम देख के तुमको घबराना नहीं है कि ये साइनसॉइडल का मतलब क्या हो गया, है ना। नाम देख के ये घबरा गए कि भाई इतना लंबा चौड़ा नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे बस ये जो साइनसॉइडल है, यहां पे एक क्वांटिटी जो होगा वो साइन के एंगल के फॉर्म में होगा। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, आप ज्यादा ध्यान देना। यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स, ये एक इक्वेशन दे दी है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है एक सिंपल, या और भी इसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, ऐसे मान लेते हैं। ये और भी जनरल फॉर्म हो गया। तो इसमें तुम देख सकते हो कि y एक क्वांटिटी होगी जो कि वेरिएबल है, और ये x भी एक क्वांटिटी होगी जो वेरिएबल है, और बच्चों ये a कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि अगर तुमने x को चेंज किया, ध्यान से सुनना, अगर तुमने x को चेंज किया तो ये साइन का एंगल चेंज होगा, और अगर साइन का एंगल चेंज होगा तो ओवरऑल जो आपका RHS है वो बदलेगा, और RHS बदलेगा तो LHS तो RHS के बराबर है। जिसका मतलब है कि अगर आप x को चेंज करते हो, अगर आप x को चेंज करोगे, x अगर बदलता है तो y विल ऑल्सो चेंज, y विल ऑल्सो चेंज, है ना, ऑल्सो चेंज, y भी आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो आप देख रहे हो यहां जो x का डिपेंडेंस है, सॉरी y का डिपेंडेंस जो x के ऊपर है, और x साइन के फंक्शन में है, साइन के एंगल के रूप में है, दैट्स वाई इसका नाम क्या आ गया, साइनसॉइडल फंक्शन। अब ये फिजिक्स में टोटल 3-4 चैप्टर्स में इनका इस्तेमाल है। कहां कहां पे? एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। अभी आप बस नाम सुनो, अभी सीखना नहीं है आपको कि SHM क्या होता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा वेव मोशन, ठीक है। तीसरा ऑल्टरनेटिंग करंट, और वेव मोशन में भी आपका साउंड वेव हो गया, स्ट्रिंग वेव हो गया, लाइट वेव हो गया, ये सारी चीजें बस सुन लो अभी तुम। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी यहां से क्या सीख के जाना, यहां से ये सीख के जाना है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है x, अगर वो साइन के एंगल के रूप में है तो हम बोलेंगे ऐसे इक्वेशन को साइनसॉइडल फंक्शन। फिर तुम कहोगे कि सर अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ हो y इक्वल टू ए कॉस बी एक्स, तो क्या ये साइनसॉइडल है? ऑफ कोर्स है।
आप इस कॉस को देख के घबरा मत जाओ। साइनोसॉइडल का मतलब ये नहीं है कि साइन रहेगा तभी हम साइनोसॉइडल बोलेंगे। अगर ये कॉस है तो भी इसको साइनोसॉइडल बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस को हम लोग साइन में तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आपने ये 9th क्लास या 10th क्लास में सीखा होगा कि कॉस को हम लोग चाहें तो साइन, और ऐसे भी मैं ट्रिगो बताऊंगा आपको, ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। मतलब मैं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर आप साइन में 90 डिग्री जोड़ दोगे थीटा में तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? तो अब यहां पे देखो थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी एक्स। तो थीटा का रोल अगर बी एक्स प्ले कर रहा है यानी कॉस बी एक्स को हम लोग साइन बी एक्स प्लस 90 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बी एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं साइन बी एक्स प्लस 90 डिग्री। समझ गए ना? तो ये भी एक तरीके से, तो इसका मतलब अगर कॉस का भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो साइन का। तो फिजिक्स में जहां तक आपको इस्तेमाल आएगा तो साइन का इस्तेमाल आएगा, कॉस का इस्तेमाल आएगा, टेन का इस्तेमाल हम लोग नहीं, यहां पे ना के बराबर आता है। ठीक है ना? तो इन दोनों इक्वेशन का बहुत जगह यूज आएगा। अब एग्जांपल के लिए, अब जैसे मैं एसएचएम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं लिखता हूं, लेकिन आप इसको पहले इसको आप राइट डाउन कर लो, इसको एक बार राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब जैसे देखो सिंपल सी बात है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको ना आप समझने की कोशिश मत करना, बस आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसके बिना आपको फिजिक्स में काफी दिक्कत होगी अगर आप साइनसॉइडल फंक्शन का मतलब अभी नहीं समझेंगे। तो अभी मैं साइनसॉइडल फंक्शन बताऊंगा और जब हम लोग इसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो साइन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्यों सीखना है ये आपको अभी पता लग जाएगा कि जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे आपको ऐसे इक्वेशंस को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में बच्चों हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, वहां पे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें ना तुम देख के घबराना मत, मैंने पहले ही बोला समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको ये देखना है कि ये सचमुच बहुत ही काम का है। तो जैसे ये इक्वेशन आपको दिया जाएगा, x जो है ये x मैथ वाला नहीं है, फिजिक्स वाला है, जहां x आपका पोजीशन है, x है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये सब क्या होता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये a जो है बच्चों ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। और ये ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? और ये जो आपका टी है, टी आपका वेरिएबल है, टी टाइम है, टी टाइम है, जो इधर आपका क्या है वेरिएबल, ये टाइम वेरिएबल है और इसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, ये आपका x। ठीक है ना? और ये फाई ऐसे ही आपका फेज कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, फेज कांस्टेंट। ठीक है? तो तुम देखो ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है। ऐसे और भी कई सारे इक्वेशन बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको देखो। समझ गए? मतलब समझ नहीं गए, देख लेना है बस, समझना तो जब चैप्टर आएगा। आप ये समझो कि साइन का यूज है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, फटाफट लिख लो इसको। लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे। ऐसे तो कई सारे जगह पे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी आप देखो कहां कहां पे हम लोग देख सकते हैं। एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिलेगा। अब देखो ये भी वैसा ही मिलता जुलता है, ये भी लग रहा है साइनसॉइडल है। तो यहां पे ये जो E है आप देख सकते हो, इस E को हम लोग बोलेंगे, ये जो E है ना इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अभी समझने की कोशिश ना की जाए, इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ईएमएफ का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ईएमएफ यानी वोल्टेज, जो घर में वोल्टेज आता है ना आपका, वो एसी में हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो ये वोल्टेज जो है ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है, और वो भी टाइम किसके है, साइन के एंगल के रूप में। और ई नॉट आगे वाले को बोलते हैं हम लोग पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ कृपया समझने की कोशिश ना करें, बस देखिए कि इक्वेशन कितना हम लोग को आगे आता रहेगा। ओमेगा जैसा कि मैंने पहले भी लिखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये फाई जो है बच्चों, फेज कांस्टेंट। फाई हो गया आपका फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ये भी थोड़ा टफ है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका भी यूज लाइक साइनसॉइडल फंक्शन आपको कुछ खास चैप्टर में बार बार आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सीखेंगे, ताकि आगे के चैप्टर्स में जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। देखो अब एक टर्म देखो, एक्सपोनेंशियल, इसका क्या मतलब होता है। आपने अक्सर बातचीत में कहीं भी सुना होगा एक्सपोनेंशियल के बारे में, लोग बोलते होंगे कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है ना, या फिर कोई ये कहता होगा कि इसके प्राइस में, इसके दाम में एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो गई है ना, या एक्सपोनेंशियल गिरावट हो गई। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियली हमेशा बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली घट भी सकता है। ये होता क्या है तो मैं अभी आपको समझा दूंगा एक सिंपल एग्जांपल से। लेकिन अभी आप एक बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बाद लॉगरिदमिक फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के ऊपर सेपरेट क्लास भी ली जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साइनसॉइडल कोई कठिन नहीं था, और जो आपका क्वाड्रेटिक और जो लीनियर है वो आप पहले से जानते हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक थोड़ा टफ है, तो इसलिए इसका यूज बार बार आएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ही बना दिया है आपके एक्सपोनेंशियल और लॉग के फंक्शन के ऊपर, लॉगरिदम के ऊपर। लेकिन वो जो लेक्चर आएगा आपका वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी वो मैथमेटिकल टूल के लास्ट में आएगा। तो अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको जब बीच बीच में मैं कभी लिखूंगा तो आपको दिक्कत ना हो, लेकिन लास्ट में आपको इसके ऊपर पूरा क्लियर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। किसके ऊपर बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, और साथ ही साथ लॉगरिदम यानी लॉग के ऊपर। क्लियर है? चलो तो फिलहाल थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। जैसे देखो, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है, अभी मैं आपको समझा दूंगा इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि y x पे डिपेंड कर रहा है, और x की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो y आपका बढ़ेगा। क्लियर? जैसे x की वैल्यू आपने 1 रखा तो y कितना आया 2, x की वैल्यू 2 रखा तो y कितना आया 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू 3 रखा तो y कितना आया आपका 6। तो अब देखो x बढ़ रहा है 1 2 3, y भी बढ़ रहा है। x की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो y जो है आपका 8 आया। लेकिन ठीक है, y इंक्रीज कर रहा है लेकिन बहुत फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है, 2 4 6 8। क्लियर? इससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो करवाना चाहते हो तो इस इक्वेशन को देखो, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अगर ऐसा इक्वेशन होता तो उस केस में x इक्वल टू 1 रखने पे y तो 2 आता, लेकिन नेक्स्ट में x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहां पे 4 इंटू 2 8, y 8। अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। ओके, अगर y इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 32। अभी आप देखो x की वैल्यू 1 से 4 तक ही हमने यहां से यहां तक बढ़ाई है,
लेकिन y यहां 2 से 8 गया, लेकिन इस केस में 2 से 32 गया, तो इससे थोड़ा फास्टर इंक्रीज किया है। लेकिन अब जो इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अब जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं उससे आपको यह पता लगेगा कि y कितना तेज और भी इंक्रीज कर सकता है। अगर यही x किसी नंबर के पावर में चला जाए, जैसे देखो यहां मैंने लिखा y इक्वल टू 10 का पावर x, ऐसा हो सकता है 10 एक नंबर है, एक नंबर के पावर में x चला गया। तो यहां पे अब देखो, अब अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 10, x की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 2 रखने पे 10 का पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 100। सोचो x की वैल्यू 1 पे y 10 है और x की वैल्यू 2 पे y 100 है, 10 गुना वृद्धि हो गया, 10 से सीधा 100। 3 रखेंगे बच्चों तो ये 1000 हो जाएगा, 4 रखेंगे बच्चों तो ये 10,000 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आप देख रहे हो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो ऐसा कोई इक्वेशन अगर दिख जाए आपको, ऐसा इक्वेशन जहां पे y और x के बीच में इस तरीके से रिलेशन हो, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, मतलब y और x वेरिएबल हो और जो RHS में वेरिएबल x है वो किसी नंबर के पावर के रूप में हो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आ रही है बात समझ में? तो y इक्वल टू a टू द पावर x, जहां a कोई भी एक संख्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त है, वो मैं बता रहा हूं। तो y इक्वल्स टू अगर a टू द पावर x ऐसा हो जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, यहां पे y इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूं, a टू द पावर x। अब यहां पे जो ये a है ना, a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू जो होनी चाहिए 0 से ग्रेटर, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू a का ले सकते हो, 0.5, 0.75, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि खुद तुम सोचो, अगर तुमने a की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 टू द पावर x, अब x की वैल्यू कुछ भी डालते रहोगे, x की वैल्यू 4 डालो तो 1 का पावर 4, तो 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 5 तो 1 ही रहेगा, तो फिर y कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि y को क्या होना है, वेरिएबल। तो बच्चों यहां पे आप a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो ग्रेटर देन 0, बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब सवाल यह है, एक छोड़ के कोई भी वैल्यू, तो इस तरीके से ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, ये आपका जो हो गया जनरल इक्वेशन, सॉरी, ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। क्लियर? ये हो गया आपका एक जनरल इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? जनरल इक्वेशन किसके लिए? फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर देखो तो कहोगे कि सर एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रोथ होगा या डी ग्रोथ भी, ग्रोथ मतलब बढ़ना, और डी ग्रोथ भी हो सकता है। यस, अगर मान लो a इक्वल्स टू आपने 10 लिया तो y इक्वल्स टू 10 का पावर x लिखोगे। अब x की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाओगे, है ना, तो आपका x के बढ़ने के साथ साथ y भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। ये किसका? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये कब होगा बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। 1 से ज्यादा वैल्यू अगर a का रहेगा, 1 के बराबर तो खैर रखना ही नहीं है, लेकिन a का मान, यानी जो बेस, यहां पे इसको बेस ही बोलते हैं, है ना, जो यहां पे है इसके पावर में है तो इसको बेस बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। तो a का मान अगर 1 से ज्यादा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाएगा, क्योंकि जैसे जैसे x को बढ़ाओगे y बढ़ेगा। लेकिन मान लो अगर a आपका 1/2 है ना,
मतलब कि a जो है लेस देन, सॉरी, a जो है आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू a की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1/2 का पावर x। अब इस केस में अगर x बढ़ाओगे बच्चों, इस केस में अगर x बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली y क्या होगा, घटेगा। कहोगे कैसे? तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1/2 होगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 1/4 होगा, और 1/4 और छोटा हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहां x बढ़ने पे ये एक्सपोनेंशियल डी ग्रोथ बोलेंगे इसको, डी ग्रोथ मतलब घटेगा। तो इसका मतलब हो गया, फिर से एक बार मैं समरी कर देता हूं, इसको एक बार राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। लिख लिया आपने? चलो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आप याद रखना, ये जनरल इक्वेशन हो गया, मतलब किसी नंबर के पावर में होना चाहिए x, और वो जो नंबर होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। पक्की बात है, 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के और भी कोई संख्या। अब 1 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 1 से या तो वो छोटा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में होगा जो कि यहां पे है ना, 1 से छोटा, या 1 से बड़ा होगा जो कि यहां पे है। तो 1 से बड़ा होगा तो उस केस में x बढ़ाओगे तो y बढ़ता जाएगा, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। और अगर आपका 1 से छोटा होगा तो उस केस में x बढ़ाओगे तो y घटेगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से। तो बच्चों अब हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं। यह भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और ये वही इक्वेशन है जिसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो और करने वाले हैं। तो अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा, तो ये यहां पे आप देख रहे हो कि यहां भी x पावर में तो है, लेकिन अब आप गौर कर रहे होगे यहां x किसके पावर में? तो ये एक नंबर एक लेटर देख रहे हो जिसका नाम है e। आखिर कुछ देर पहले तो बहुत आसान था, 10 के पावर में था, अब ये e क्या है? तो बच्चों ये e जो है एक खास नंबर है जिसका नाम होता है यूलर्स नंबर, है ना? क्या नाम होता है? यूलर्स नंबर। अब ये एक नंबर है जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा और कई जगहों पे करते हैं। अब इसकी जो मेन, जब ये नंबर डिस्कवर हुआ था तो इसका यूज फाइनेंशियल सिस्टम में होता था, बैंक वगैरह में होता था, कंपाउंडेड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। तो चूंकि मैंने पहले ही बोला कि हम आपको एक वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बना के देंगे, तो वहां पे आप और डिटेल में ई के बारे में जानोगे। फिलहाल अभी आप ये मान के चलो कि ई जो है एक यूलर्स नंबर है, और ई की जो वैल्यू होती है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2.72 होती है। दरअसल ये 2.718 और रिपीट हो, बहुत सारा नंबर आएगा जो रिपीट नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन आप इसकी वैल्यू याद रखो, ई की वैल्यू होती है 2.72। तो निश्चित तौर पे ई जो है आपका 1 से तो ग्रेटर ही हुआ ना, ई जो है 1 से क्या है? ग्रेटर है। तो सही बात है, हम लोग का तो यही शर्त था कि 1 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से बड़ा छोटा हो सकता है। तो ई एक यूलर्स नंबर है जिसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे, है ना? तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, और ई की वैल्यू है 2.72। दरअसल ये नंबर अभी फिलहाल अभी आप याद रखो, ये नंबर आखिर कैसे आया, क्यों आया, ये बाद की बात है, हम लोग सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप याद रखो कि जैसे 10 एक नंबर है, 15 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, तो 2.72 भी एक नंबर है, और जिसका नाम स्पेशल रख दिया गया यूलर्स नंबर। तो जब कभी भी ई दिखे तो समझ जाना ई की वैल्यू है 2.72। क्लियर? चलो, इसी ई को इस्तेमाल हम लोग करते हैं लॉग के बेस के रूप में भी। जब हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक्सपोनेंशियल और लॉग के ऊपर, तो वहां आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो ये ई कई जगह आपका इस्तेमाल आने वाला है। तो बच्चों अब यहां पे जो ये ई देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर हमने लिखा y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो इसका मतलब ये हुआ 272 द पावर x। क्लियर है ना? तो ये 272.72 जो है वो आपका क्या है? ई। तो ये आपका यहां पे यूज होने वाला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसका हम लोग यूज बहुत ज्यादा करेंगे, और इस इक्वेशन का हम लोग
जो है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सीखेंगे। तो फिलहाल अब याद रखना, ये जब वीडियो आएगा तो उसमें बताऊंगा कि ये 2.72 कैसे आता है, क्या होता है। अभी फिलहाल ये बस आप, हालांकि आप कैसे आता है नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये एक्सपोनेंट तो आपको मैंने समझा दिया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है। वहां पे x किसी के पावर में होगा और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। उस नंबर में से ये नंबर बहुत खास है क्योंकि ये लॉग के एक बेस के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और इसका नाम यूलर्स नंबर है, इतना याद रखना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.72। क्लियर। और एक और वैल्यू याद रखो 1/e, यानी एक में अगर e से भाग देंगे 1.272 तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.37। ये भी याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर आपको फिजिक्स में कई सारे एप्लीकेशंस कई जगह मिलेंगे। अब मैं कुछ एप्लीकेशन लिख के दिखा रहा हूं। ये एप्लीकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहां आप समझो, जैसे मैं अभी कैपेसिटर का लिखूंगा जो 12th में पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्टर का लिखूंगा वो भी 12th में आएगा। इसके बाद डैम्पिंग ऑसिलेशन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे जो एसएचएम में आएगा। तो ये सब चीज अभी आपको समझना नहीं है, बस आप ये समझो कि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज बहुत जगह आना है। जैसे मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं और आप देखो जरा एक मिनट के लिए। जैसे हम लोग कैपेसिटर में जो है एक इक्वेशन पढ़ेंगे Q इक्वल्स टू कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। अब तुमने यहां पे ये मत ढूंढो कि कौन क्या है, तुम बस खाली ये देखो कि सर ये E लिखा सर आपने, ये एक वेरिएबल है जो Q है, ये चार्ज बोलते हैं इसको, चार्ज। और यहां पे T क्या है, टाइम है, T टाइम है जो कि वेरिएबल है, और E तो जान ही रहे हो यूलर्स नंबर है। तो ये भी एक आपका इक्वेशन है जो कि एक्सपोनेंशियल है, जो हम लोग को पढ़ना है। तो अभी आप फिलहाल इसको याद रखोगे, इस फॉर्मेट को, और इसी को हम लोग आगे चल के रिप्लेस करेंगे ऐसे। इसी तरीके से मॉडर्न का मैं एक लिख दे रहा हूं, मॉडर्न में n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो यहां भी एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है, जो टाइम है वो इसके पावर के फॉर्म में है। ये आगे में ऐसे ही कांस्टेंट लगा हुआ है, उससे ध्यान नहीं देना है। मतलब अगर यहाँ हम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट का भी यूज कर लें तो भी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही होगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होने की शर्त यही है बस कि जो वेरिएबल है वो किसी नंबर के पावर में हो, वो नंबर एक के अलावे कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सारे इक्वेशंस जो तुम देख रहे हो, फिर इसी तरीके से हम लोग एक और इक्वेशन करंट के लिए लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये सारे इक्वेशन फिजिक्स के ही हैं। अभी आपको देखने में जरूर कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे 12th में तब हम लोग को बहुत आसान लगेगा। लेकिन आपको बस ये देखना है कि सब में एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है, समझना नहीं है। आप समझिए कि बस ये आपको समझना यही है कि ये यूलर्स नंबर के ऊपर x पावर है इसलिए एक्सपोनेंशियल है, यूलर्स नंबर का वैल्यू क्या है ये सब आप देखो, ठीक है, लिख लो इसे। अब बच्चों बात करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन का। अब देखो लॉगरिदमिक फंक्शन का मतलब लॉग के फंक्शन का, इसका तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कई जगह जहां भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है वहां पे आपको कैलकुलस का यूज करते समय ये लॉग का फंक्शन आ सकता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बीच में आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चों आप में से कुछ लोगों ने तो लॉग पढ़ा होगा और बाकी लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में 10th 9th में था या लॉग की नहीं था, लेकिन मैं लॉग आपको इतना काम भर पढ़ा दूंगा कि जिससे कि फिजिक्स में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला कि लॉग को मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों को, जब हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म कर लेंगे लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री के साथ। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ लॉग के बारे में जान लेंगे, ताकि जब हम लोग कैलकुलस में जब मैं लॉग लिखूं तो उस समय आपको डर नहीं लगना चाहिए। देखो लॉग भी एक फंक्शन है, जैसे साइनसॉइडल फंक्शन है वैसे ही लॉग एक फंक्शन है। मान लो एक प्रकार का ये स्केल है ना। तो जैसे कि मान लो अगर इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग, इसको लॉग बोलते हैं, और यहां पे एक नंबर लिखा हुआ रहेगा जो इसके बेस का काम करेगा, जिसको b लिखेंगे, ठीक है। और यहां हो गया x, ठीक है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि ये टफ है। जिस तरीके से आपका सिंपल सी बात है y इक्वल्स टू, जैसे साइन एक फंक्शन होता है, फिर यहाँ x डालते हो तो पूरे साइन का वैल्यू बदलता है, वैसे ही लॉग एक साइन के जैसा ही फंक्शन है।
बस थोड़ा इसका आकार देख रहे हो और अभी थोड़ी देर में आप समझ भी जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका क्या मतलब होता है, कितना आसान होता है ये। देखो y भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और x तो खैर वेरिएबल है ही, x भी आपका क्या है, वेरिएबल। और ये b जो है b, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। ठीक है ना, b जो आपका है ये बेस का काम करता है। तो b यहां पे आपका बेस का काम कर रहा है। तो देखो लॉग कैसे काम करता है। अगर मान लो लॉग यहां से हम लोग हटाए, है ना, एक सेकंड के लिए लॉग अगर यहां से रिमूव कर दे, तो लॉग को अगर हम लोग यहां से रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर लॉग को हम हटाते हैं तो लॉग को हटाने को बोलते हैं एंटी लॉग लेना। तो ये जो y जो है ये बेस के पावर में चला जाएगा, यानी कि आप ये समझो, इसको ऐसे अगर लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो लॉग अगर हटाए तो ये जो y है ये आपका बेस के पावर में चला जाएगा। मतलब देखो क्या हुआ, ये लॉग खुद हट गया, अब ये x की जगह x रह गया और जो आपका y जो है वो इसके बेस के पावर में चला गया। नहीं समझ में आई बात? देखो फिर से एक बार, मान लो कि ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, y इक्वल्स टू लॉग, अब बेस में ले लो 10 और ये हो गया x। अब अगर तुम लॉग हटाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, जो LHS में लिखा हुआ है उसको इसके बेस के पावर में डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां लिख दोगे, जैसे ही लॉग हटेगा यहां आ जाएगा 10 और जो यहां पे है वो पावर में चला जाएगा। देखो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जा रहा है और यहां सिर्फ जो x है वो x बच गया। इस तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे, ध्यान से समझना, अगर ऐसे लिखा हुआ है, और इसको मैं तुमको समझाता हूं, जैसे देखो, अगर y की जगह 2 हो, b की जगह 10 हो और x की जगह 100 हो, तो कितना देखो सटीक है। y की जगह 2, तो 2 इक्वल्स टू लॉग, अब बेस की जगह 10, ठीक है, और x की जगह 100। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब लॉग हटेगा तो ये 10, ये जो y है ये 10 के पावर में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 10 का पावर 2 इक्वल्स टू 100 और इधर x बच जाएगा, तो 100 इक्वल्स टू 100। तो देखो कितना आसान है। तो इसका मतलब है कि कल को तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा बताओ कि लॉग 1000 का वैल्यू कितना होगा, अब ध्यान से देखो, लॉग के बेस में क्या है 10 और इधर कितना है 1000, x की जगह आपको 1000 दे दिया है, बेस की जगह 10, तो y की वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम खुद सोचो कि y की वैल्यू वही होगी ना जो इसके बेस के पावर में डालने से 1000 आ जाए। मतलब कि अगर लॉग हटेगा तो y की वैल्यू मान लेते, यहां पे जो भी है, जो भी अननोन है उसको कुछ भी मान लोगे, मान लेते हैं कुछ भी जो भी होगा वो इस तरीके से उसको मान लेते हैं हम लोग m, है ना। तो m की वैल्यू हमको निकालनी है, मान लो इसकी वैल्यू है m, तो m की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग हटेगा तो यहां आ जाएगा 1000 और इधर जो है वो इसके बेस के पावर में चला जाएगा। तो तुम खुद सोचो 10 का पावर क्या देंगे जो 1000 आएगा, तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 रखोगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है लॉग 1000 का वैल्यू कितना हुआ 3, लेकिन कब, जब बेस क्या हो 10। और भी डिटेल, पहले इसको लिखो फिर मैं और समझाता हूं। अब देखो बच्चों, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही मान लो ये लॉग, ठीक है, अब सोच के बताना, बेस है 4, बेस ले लिया हमने 4 और x की जगह लिख दिया 16, अब और यहां लिख दिया p। तो इसका मतलब हो गया कि log 16 का वैल्यू बताना है, कब, जब उसका बेस कितना हो 4। तो सोच के बताओ क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग log जैसे ही हटाएंगे तो यहां क्या लिख देंगे 16 और इधर जो लिखा हुआ है इस p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बेस के पावर में डाल दो, है ना, बेस नीचे रखोगे, पावर के रूप में p को डाल दो। अब तुम खुद सोचो p की क्या वैल्यू हो ताकि ये 16 आ जाए, तो p का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली p बराबर क्या, क्योंकि
4 का पावर 2 रखोगे तब वो 16 आएगा। तो इसका मतलब कैसे हम लोग आंसर करेंगे, तो कोई मेरे को पूछा log 16 का वैल्यू बताओ 4 बेस पे, तो कितना हो जाएगा 2। इसी को अगर देखो इसी log 16 का वैल्यू बेस 2 पे कुछ और आएगा, क्योंकि अब देखो बेस अगर हमने 2 कर दिया तो सीधी सी बात है, जब log हटाओगे तो ये 16 और ये 2 का पावर m। तो अब खुद सोचो कि 16 की वैल्यू कब आएगी 2 के पावर, किस पावर के लिए, तो आपको पता है कि m बराबर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 16 का मान 2 भी हो सकता है, log 16 का मान 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है बच्चों, तो ये बेस के ऊपर, बेस में आपने 4 लिया है या 2। ठीक है, कुछ समझ में तो आया होगा। इतना सभी काम चलाओ, क्योंकि इसके अलावे लॉग पे तो मैं एक पूरा बता रहा हूं, मैं पूरा एक क्लास ही ले लूंगा, तो आपको इसमें और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसको अगर लिखना है तो लिख लेना। लिख लिया आपने, चलो ठीक है। अब हम लोग यहां फिजिक्स, तो कहोगे सर इस तरीके से तो ढेर सारे लॉग बनाए जा सकते हैं, अलग अलग बेस लेके, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंट में भी आपको एक्स के पावर तो तुम किसी को भी रख सकते हो, लेकिन हमने बताया आपको कि ई का पावर वाला हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, यूलर्स नंबर, वो ज्यादा यूज में आता है। ठीक इसी तरीके से जो हम लोग लॉग यहां यूज करते हैं बच्चों, वो 2 टाइप के लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करते हैं। एक लॉग जिसका बेस 10 लेते हैं, एक लॉग जिसका बेस 10 लेते हैं, क्लियर। और एक लॉग वो लेते हैं जिसका बेस हम लोग ई लेते हैं। अब ये ई कोई नया नहीं है, ई अभी आपने देखा ना, ई यूलर्स नंबर, यानी एक लॉग यूज करेंगे जिसका बेस क्या लेंगे हम लोग 10, और एक लॉग यूज करेंगे जिसका बेस क्या लेंगे ई का मतलब 2.72। तो मान लो कि अगर यहां पे कोई लिखे इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ हो log x बराबर y, तो इस केस में अगर log हटेगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 का पावर y, और इस केस में अगर लिखा हुआ रहे तो यहां पे अगर log हटता है तो x बराबर बेस है e, तो e का पावर y। तो देख रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जा रहा है। तो इस दोनों ही केस में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया, ये यूलर्स नंबर के हिसाब से आया। तो देखो हम लोग ये 2 लॉग का यूज करते हैं, एक बेस 10 वाले और एक बेस e वाले का। इस वीडियो के इस पार्ट को 2-3 बार रिवाइंड करके सुनना, तो आपको अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है ना, थोड़ा ये कठिन है, तो आप लोग को जब कभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप पीछे बैक करके आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैंने किसको रिप्लेस किया है। तो ये 2 लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोग यूज करेंगे। और ये जो लॉग है बच्चों, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो और सीधा ln भी लिख सकते हो, ln, पूरा लॉग लिखने का जरूरत नहीं है, ln x बराबर y लिख देंगे, और इस केस में बेस भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो ln x y लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि इसका बेस में क्या है e, मतलब ये इसी को लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, नेचुरल लॉग, है ना। तो ln x, ln का बार बार यूज होगा, और जब भी ये ln हटेगा तो ln की जगह यहां x आ जाएगा, और हम मान के चलेंगे कि इसके बेस में e है और जो e इसके पावर में चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, इन दोनों लॉग के बीच में एक रिलेशन भी है, इन दोनों लॉग के बीच में एक रिलेशन भी है। जैसे कि मान लो कि अगर एक लॉग से दूसरे लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों लॉग के बीच में रिलेशन दिया गया है, और वो रिलेशन है ln इक्वल्स टू 2.3 इंटू log 10। यानी कि ln वाले लॉग को अगर इस लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो बेस 10 में, तो इसको 2.3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये सब कैलकुलेशन की बातें हैं। तो ये दोनों आपस में कन्वर्जन भी हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू इस स्केल पे आएगा उसमें 2.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वैल्यू इस स्केल पे आएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी लॉग की जरूरत पड़ेगी। इसको लिख लो, इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में जानेंगे। तो बच्चों, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज एक ऐसा टर्म है जो आपको पूरे फिजिक्स के हर टॉपिक में नजर आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। ये 20 to 30 मिनट्स लगेगा इसको मेरे को पूरा समझाने में, और यहीं से आपका कैलकुलस का रास्ता भी ओपन होगा। क्लियर है?
तो आप अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनिएगा कि आखिर ये रेट ऑफ चेंज है क्या। ठीक है ना। इसको आपको अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हर चैप्टर में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं बार बार कि इसका यूज हर एक चैप्टर में है, हर एक चैप्टर में, चाहे वो मोशन हो, न्यूटन्स लॉ हो, चाहे आप 12th का कोई चैप्टर उठा के देख लो, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखेंगे। क्लियर। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है रेट ऑफ चेंज में कि इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो अभी आप देखो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो रेट ऑफ चेंज कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लो कि y x का फंक्शन है। y क्या है बच्चों? x का फंक्शन। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि y x का फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर x बदलेगा, जब x बदलेगा, x अगर बदलता है तो आपका y भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। तो यहां पे हम एक रेशियो डिफाइन करेंगे और उसी रेशियो को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब वो रेशियो क्या है? तो रेशियो क्या है? तो रेट ऑफ चेंज जब निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ध्यान दो, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x, तो अगर आपको यहां रेट ऑफ चेंज निकालना हो इस इक्वेशन का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको एक रेशियो, एक अनुपात पता करना है। और वो अनुपात किसका है? तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का, है ना। y में बदलाव जितना होगा उसको x के बदलाव से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ चेंज। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप देखते जाओ। अच्छा, रेट ऑफ चेंज को सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बदलाव का जो दर निकला, रेट मतलब दर, किसका दर निकला? रेट बदलने का दर। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये y के बदलने का दर निकाल रहे हो, क्योंकि y बदल रहा है। लेकिन y किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है? किसके रिस्पेक्ट करने का मतलब किसके सापेक्ष में, किसके बदलने से y बदल रहा है। तो बच्चों तुम देख सकते हो कि x के चेंज करने से y चेंज कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये y के बदलने का दर हुआ किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। अब देखो आगे एक चीज मैं यहां थोड़ा बता दूं। यहां मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू, तो आगे से मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में WRT लिख दिया करूंगा। W विद का हो गया, R रिस्पेक्ट का और T का T। ठीक है ना। आगे से शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा। तो अब देखो, कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी का रेट ऑफ चेंज निकालने को बोल दे, जैसे किसी ने कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज निकालो, तो आपका दो क्वेश्चन होना चाहिए, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना। और यहां पे दो क्वांटिटी आपको चाहिए, उसमें से एक क्वांटिटी को दूसरे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, तभी आप उसके रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। जैसे y यहां x पे डिपेंड कर रहा था, तो y का रेट ऑफ चेंज जो आपको निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था? x के रिस्पेक्ट में निकालना था। y का रेट ऑफ चेंज z के रिस्पेक्ट में आप यहां नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, ना कि z पे कर रहा है। आ रही है बात समझ में? अब जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि y इक्वल्स टू है 2x। ठीक है, y इक्वल्स टू है 2x। तो x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y हमारा क्या निकल के आया? 0। और x का वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो y निकल के आ गया हमारा कितना? 8। तो देखो x में बदलाव कितना हुआ? 0 से 4। और y में बदलाव कहां से कहां हुआ? 0 से 8। तो अगर आपसे यहां कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, यानी y में बदलाव आया तो देखो क्या है? चेंज इन y। तो y इनिशियल है 0, y फाइनल है 8। x इनिशियल है 0, x फाइनल है 4, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 से 4 तक बढ़ाई है और y की वैल्यू 0 से 8 तक।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, तो चेंज इन, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हो जाएगा 4 माइनस 0, तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये 2 जो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो रेट ऑफ चेंज का डेफिनेशन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टाइप। पहले आप इसे लिखो, फिर मैं आपको वो समझाता हूं, असली वो। अब बच्चों यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो जरा ध्यान से समझो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं। एक आपका हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा ये टर्म देखो, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज का नाम तो पहले तुमने सुना होगा, एवरेज को तो आप बार बार यूज भी करते हो, एवरेज क्या होता है। यहां पे बस एक खास टर्म है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस। तो मैं बारी बारी से दोनों आपको समझाता हूं कि देखो एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। अब सवाल यह है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस है क्या। देखो अब आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल आपके क्रिकेट मैच का देता हूं। आप नॉर्मली क्रिकेट मैच देखते होगे तो वहां पे एवरेज रन रेट सुनते होगे, है ना, या रन रेट सुनते होगे। तो वो कैसे निकाला जाता है? तो सिंपल सी बात है, पहले आप इसको लिख लेना, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना एक बार, मैं इसको ऊपर करूंगा थोड़ा देर में, इसको आप लिख लेना। तो जैसे अगर मान लो कोई मैच शुरू होता है तो वहां पे रन्स जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं ओवर्स के, है ना। क्रिकेट मैच जानते ही हो, तो क्रिकेट मैच में जो रन्स बनता है वो रन जो है वो किसका फंक्शन होता है, ओवर का। ओवर मतलब जो बॉलिंग हो रही होती है। तो मान लो 50 ओवर का मैच है, ठीक है ना, और रन्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से रन किसका फंक्शन हो गया, ओवर का। जब मैच शुरू होता है तो उस समय ओवर 0 और रन भी क्या होता है, 0। ठीक, मान लो कोई मैच खत्म हुआ, पूरा ओवर 0 रन 0। जब मैच खत्म हुआ तो 50 ओवर का मैच था, तो ओवर हो गया 50 और रन्स बने टोटल 350। मतलब कि ओवर 0 से 50 हुआ, मतलब 50 ओवर का मैच था, और इस दौरान रन्स बने 0 से 350। रन्स भी कितने बने, 350। यानी 50 ओवर में कितने रन्स बने, 350। तो तुमसे अगर कोई बोलेगा यहां पे कि भाई इस पूरे मैच का रन रेट कितना हुआ, तो आप बहुत आराम से, इसको आपने लिख लिया ना, मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है, इसको आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रन रेट कितना हुआ पूरे मैच का, रन रेट, तो आप बोलोगे रन रेट, है ना, इसी को रेट ऑफ चेंज ही बोलेंगे, रन रेट बोले, इसको क्रिकेट के लैंग्वेज में रन रेट बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैथ का लैंग्वेज का यूज करें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स। वाई के जगह वाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स विद रिस्पेक्ट टू ओवर। लेकिन हम लोग क्रिकेट में शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं रन रेट। तो कैसे निकालते हो बच्चे? तो सीधा निकालते हो टोटल चेंज इन रन्स। तो रन्स इनिशियली 0, फाइनली 350। तो रन्स में कितना बदलाव हुआ था, 350 का। तो 350 डिवाइड कर दिया आपने, 350 लिख दिया। फिर इसको डिवाइड किससे करोगे, तो नंबर ऑफ ओवर्स से। इनिशियल ओवर था 0, फाइनल है 50, तो क्या लिखोगे, 50 माइनस 0। तो ये हो गया 350 अपॉन 50। तो ये यहां से कैंसिल हुआ, तो ये निकल के आया आपका 7 रन्स पर ओवर, 7 रन्स पर ओवर। अब तुम एक बात गौर करना, ये जो निकल के आया 7 रन्स पर ओवर, ये क्या निकल के आया? तो दरअसल ये निकल के आया रन रेट। और ये कौन सा रन रेट आया, तो एवरेज आया, इसी को हम लोग एवरेज बोलेंगे। तो एवरेज का क्या मतलब हुआ? एवरेज का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये निकाला गया पूरे मैच के लिए, पूरे मैच के लिए निकाला गया, ठीक है ना। और ये एक रियल नंबर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल नंबर है। कोई इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखो रन रेट कितना निकल के आया, 7 रन्स पर ओवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैच के दौरान आप सोच के देखो, क्या हर ओवर में 7 रन्स ही बनाए गए हैं? ऐसा हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अलग अलग ओवर में अलग अलग रन्स बनाए गए होंगे, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो 7 रन्स पर ओवर।
तो ये रियल तो नहीं हुआ, ये बस एक मैथमेटिकल नंबर है कि अगर हर ओवर में 7 रन बनाए जाते तो 350 रन बनते। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज रन रेट निकाला, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज, अब रन रेट के बजाय एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलें, जो एवरेज निकाला जाता है बच्चों, एवरेज याद रखना, जो एवरेज निकाला जाता है वो पूरे आपका इंटरवल के लिए निकाला जाता है, एक बड़े इंटरवल के लिए निकाला जाता है, या कहो कि पूरे प्रोसेस के लिए निकाला जाता है, ना कि किसी एक खास के लिए। पूरे प्रोसेस यानी पूरा मैच हो गया। हाँ, अब इसको चाहो तो इस एवरेज को और भी तरीके से बांट सकते हो। कोई ये भी पूछ सकता है कि 20 ओवर से 30 ओवर के बीच, 20 से 30 ओवर के बीच में एवरेज रन रेट क्या था। तो उस केस में भी हम लोग 20 ओवर का रन देख लेंगे, सॉरी 30 ओवर का, जहां से जहां मान लो 20 से 30 पूछ रहा है तो 20वें ओवर का रन देख लेंगे, 30वें ओवर का रन देख लेंगे। दोनों रन्स के बीच का जो गैप होगा वो हो गया रन, टोटल चेंज इन रन। ओवर में चेंज कितना हुआ, तो 20 से 30 के बीच 10 ओवर हुए होंगे, तो उस रन को आप 10 ओवर से डिवाइड कर दो, लेकिन ये फिर एवरेज ही निकल के आएगा। तो ये एवरेज पूरे मैच का निकल के आया, वो एवरेज निकल के आया 20 से 30 के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो होगा एक बड़े अंतराल, एक बड़े चेंज के लिए निकाला जाएगा। समझ गए ना, एक बड़े इंटरवल के लिए, दो बड़े इंटरवल के लिए, मतलब दो इंस्टेंट के बीच में जो एक बड़ा सा इंटरवल होगा उसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा। कौन? एवरेज। ये रियल होगा या हाइपोथेटिकल? निश्चित तौर पे हाइपोथेटिकल। हर ओवर में 7 रन्स नहीं बने होंगे। क्लियर है ना, ये बात पक्की है। तो बच्चों, अगर आपको कभी भी अगर एवरेज पूछता है तो एवरेज का सीधा सीधा लेना देना है कि आप एक इंटरवल के लिए डिफाइन करो, फाइनल देख लो, इनिशियल देख लो, उसको घटा के और डिवाइड कर दो एक्स के फाइनल इनिशियल से। इसमें कुछ और करने का जरूरत नहीं है। और दिस इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल थिंग, ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन होगा। समझ गए ना। अब जैसे देखो, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, बस समझने का था। आगे ये आप खाली लिखना, ये आप एग्जाम्पल्स ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब जैसे देखो, मान लो एक फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। मान लो एक बस जो है वो 9 बजे खुली, 9:30 में खुली, ठीक है। कहां से? पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक वो 11:30 में पहुंची। तो 9:30 से 11:30 तक यानी 2 घंटे लगे इसको। और इस दौरान मान लो इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है, तुम बस वाले से पूछते हो कि तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या निकल के आई, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे होगा? तो टोटल चेंज इन पोजीशन है ना, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर को, यानी 100 किलोमीटर को डिवाइड कर दोगे 2 आवर्स से, तो 9:30 से 11:30, 2 घंटे से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। मैं ये रियल और हाइपोथेटिकल की बात करता हूं। अब एक बात बताओ कि ये जो 50 किलोमीटर पर आवर निकल के आया, उसकी एवरेज स्पीड, क्या ये रियल है या हाइपोथेटिकल है? रियल रहता तो इसका मतलब है कि ये लगातार ए से बी तक 50 से ही चलता चला जाता। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? जब कभी बस चलती है तो बीच में ट्रैफिक मिलती है, तो कहीं वो रुकता होगा, कहीं ज्यादा तेज चलता होगा। तो एवरेज हमेशा एक आइडिया देता है कि भाई इससे अगर चलता तो ये 2 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन एवरेज से सचमुच वो चलता नहीं है। तो ये जो आपने निकाला कि डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, टाइम में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 2 घंटा। डिस्टेंस 0 से 100 तक गया तो उसमें कितना हुआ, तो 100, तो 100/2। तो ये एक एवरेज स्पीड निकल के आया। लिखना मत कुछ, ये सब लोग आगे मोशन में पढ़ेंगे तो लिखेंगे, अभी बस आप समझो ये क्या निकल के आई बात। ये निकल के आया एवरेज स्पीड, और ये एक आपको आइडिया दिया इसने कि भैया ऐसा है कि इस स्पीड से ये चला होगा। समझ गए ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इसी को बोलते हैं। तो जैसे एवरेज स्पीड हो गया, तो एवरेज स्पीड भी एक प्रकार का एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ। तो जब कभी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की जाएगी तो आज से याद रखना, ये 2 इंस्टेंट के बीच एक इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया जाता है।
इंटरवल तो समझते हो ना, दो टाइम के बीच के गैप को इंटरवल बोलते हैं। और ये जो नंबर होता है वो जस्ट एक मैथमेटिकल आइडिया आपको देता है कि ये इसका वैल्यू होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में जरूरी नहीं है कि वो हो ही, जैसे कि आप बस वाले केस में देख सकते हो, है ना। तो मैं अब इसका डेफिनेशन एवरेज रेट ऑफ चेंज का, बच्चों देखो इसको यहां पे हमने लिख दिया है आपके लिए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है आपका, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज किस लिए डिफाइन करोगे? टाइम इंटरवल के लिए। या आप यहां ये भी बोल सकते हो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते समय जो बदलाव लिया जाएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट आपको याद है, जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक ठाक मतलब बड़ा ही होगा, एक तरीके से कह सकते हो। तो उस केस में डेल्टा का यूज करते हैं। तो अब जैसे देखो y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज हमको निकालना हो y का, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात है, ये आ जाएगा आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और चेंज इन y की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? डेल्टा y। dy नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को लिखा हुआ है ना एक टाइम इंटरवल या सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब जब कभी भी डेल्टा देखो लिखा हुआ तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो समझ जाना कि हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। या उल्टा, जब एवरेज की बात करें तो हम लोग डेल्टा y ही समझेंगे क्योंकि एक बड़े चेंज के लिए ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कर दोगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से निकाल सकते हो। डेल्टा y की जगह लिख दोगे yf माइनस yi, सिंपल है। और डेल्टा x की जगह लिख दोगे xf माइनस xi। क्लियर है? तो यहां से हम लोग चाहें तो फिर इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो आपका यहां पे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y फॉर x इक्वल टू 1 से 3 तक। ध्यान से देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बच्चों? 2x स्क्वायर। y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब आपको यह पूछा गया है कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालो, किसका? तो y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और x की वैल्यू कहां से कहां लेनी है? 1 से 3। तो देखो दो इंटरवल के बीच में निकालना है, 1 से 3 के बीच में। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से उसको लिख भी लो और ट्राई करो सॉल्व करने का। कर लिया आपने? बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको मैंने ऐसे ही दे दिया जो कि आप एकदम आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रखो, तो देखो y कितना निकल के आ रहा है, तो y निकल के आएगा आपका 2। तो ये x का इनिशियल हो गया, ये y का इनिशियल हो गया। x इक्वल टू 1 के लिए y आ गया 2। x इक्वल्स टू फाइनल के लिए, x इक्वल्स टू फाइनल किसको लेंगे? 3 को, क्योंकि x की वैल्यू 1 से 3 तक ले जानी है। तो x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो उस केस में y का वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग y फाइनल बोलेंगे, है ना। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखते हैं y कितना निकल के आता है। तो y निकल के आएगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से 3 जब होती है तो y की वैल्यू 2 से 18 होती है। तो उस केस में आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होगा, रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हो जाएगा आपका, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y कितना हुआ बच्चों? तो 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, है ना। डेल्टा y 16 आएगा, देखो ना, डेल्टा y आपका, डेल्टा y आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 16 आ जाएगा, और डेल्टा x जो है आपका ये 2 आएगा। तो इस तरीके से आपका 16/2 आंसर आ गया 8। तो जब कभी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछेगा आज से कोई भी तुम्हें, तो तुमको डेल्टा ही ध्यान में आना चाहिए। क्लियर है? तो इसको आप याद रखना, बार बार इस चीज का यूज होगा। अच्छा, AVE शॉर्ट फॉर्म में एवरेज हम लोग ऐसे लिखा करेंगे, है ना। विद रिस्पेक्ट टू का तो मैंने बता ही दिया, और जब भी AVE लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये बात हो रही है एवरेज की। चलो लिख लो इससे। तो बच्चों अब लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस का रास्ता ओपन होगा। अब जरा समझो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। तो आप हेडिंग दे देना और आप पूरी तरीके से अगला 15 to 20 मिनट्स ध्यान देना बच्चों। थोड़ा टफ है लेकिन आप कंसंट्रेट करो, आपको समझ में आएगा। क्लियर? अभी हमने बात किया था क्रिकेट मैच को लेके, इसको आप लिख लेना पहले। तो क्रिकेट मैच में आपने देखा कि ओवर जब 0 से 50 तक हुआ तो रन्स जो हैं वो 0 से 350 हो गए थे और जो आपका एवरेज रन रेट आया था, एवरेज रन रेट पूरे मैच के लिए जो एवरेज रन रेट आया था बच्चों वो आ गया था 7, क्योंकि 350 को 50 से डिवाइड करोगे तो 7 रन्स पर ओवर आ गया था, है ना, 7 रन्स पर ओवर। या वो बस वाले केस में क्या था बच्चों, 9:30 पे बस स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक, जो कि 100 किलोमीटर पे था पॉइंट बी, और वहाँ पे ये 11:30 में पहुँच जाती है बस। तो जो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल के आ रहा है, एवरेज स्पीड निकल के आ रहा था आपका 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टोटल चेंज इन पोजीशन यानी डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर आएगा और टोटल चेंज इन टाइम यानी इंटरवल वो 2 घंटे का है तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। ये दोनों ही एवरेज निकल के आए और आपको पता है कि ये रियल वैल्यू नहीं है बल्कि ये एक एस्टिमेशन है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप सच्चाई समझो, अगर कोई आदमी इस बात में इंटरेस्टेड है कि 0 से 50 ओवर के मैच में अगर 7 रन्स पर ओवर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ओवर में 7 रन बने होंगे। कोई इस बात में इंटरेस्टेड है कि 20वां ओवर समझते हो ना, जो 20वां ओवर होगा, जो 21वां ओवर होगा, है ना, जो 22वां ओवर होगा, उस ओवर में कितने रन्स, उस ओवर का रन रेट क्या होगा। आ रही है बात समझ में? 7 रन तो पूरे मैच के लिए हो गया, लेकिन किसी पर्टिकुलर ओवर की बात करें, किसी खास ओवर की बात करें तो वो एक इंस्टेंट की बात हो गई, तो वो रियल नंबर होगा। मान लो 23वें ओवर में 10 रन बने होंगे तो इसका मतलब है 23वें ओवर के लिए जो रन रेट हुआ होगा वो 10 रन्स पर ओवर हुआ होगा। तो वो आपका वो भी रेट ऑफ चेंज है बट वो एवरेज नहीं है, वो क्या है, उस पर्टिकुलर मतलब खास। और जब बात आ जाएगी खास की तो वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस का मतलब समझे, कोई खास, किसी खास टाइम पे। तो 23वें ओवर के रन रेट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो उस समय का इंस्टेंटेनियस रन रेट हो गया। ठीक इसी तरीके से बस के केस में देख लो, बस 9:30 पे खुली और 11:30 पे पहुंच गई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जब बस स्टार्ट हुई होगी तो अंत तक इसी स्पीड से लगातार चली होगी। बीच में हो सकता है ट्रैफिक जाम आया होगा, बीच में पूरा खाली स्पेस आया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान बस हो सकता है रुकी हो, कभी तेज चली हो। तो ये एक्चुअल नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो मान लो कि किसी ने, तो इसलिए एवरेज हमेशा एक आपको एस्टिमेशन देता है, एस्टिमेशन मतलब एक अंदाजा देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई ये जानना चाहता है बच्चों कि 10:30 पे आखिर उसकी स्पीड क्या थी, 10:30 पे। अब देखो 10:30 ये एक खास टाइम हो गया, तो ये खास टाइम हो गया, तो उस खास टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, ये कौन सी स्पीड होगी, ये कैसे निकालोगे। तो ये जो स्पीड आएगी, ये जो रेट आएगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कि ये एक बड़े अंतराल में नहीं बल्कि एक इंस्टेंट की बात की जाएगी। क्लियर है? अब इसको ये 2 एग्जांपल से तो मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि एवरेज क्या था और इंस्टेंटेनियस किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल, वेट का एग्जांपल मैं लूंगा और उससे आपको एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है ये इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये इंस्टेंटेनियस इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि कैलकुलस में इंटर करने से पहले इस टर्म को आपको समझना है। क्लियर है ना? तो अभी मैं पहले आप ये लिख लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पहले ही है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से इंस्टेंटेनियस तक लेके जाता हूं। पहले आप हेडिंग दे दो।
तो बच्चों अब देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। और एवरेज और दोनों को एक साथ लेंगे तो आप उसके बीच में फर्क भी स्टैब्लिश कर पाओगे। जैसे देखो, मान लो किसी आदमी के वेट को, वजन को, है ना, W से मान लो हम लोग डिनोट कर रहे हैं, है ना, वेट को W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका वजन जो है वो टाइम का फंक्शन है। हम सभी का वजन टाइम का फंक्शन होता है। जैसे जैसे टाइम बदलता है तो आपका वेट भी चेंज होता है। जैसे आप साल भर में कभी दुबले होते हो, बीमार पड़ गए, फिर ज़्यादा खा लिए तो मोटे हो गए, तो मान लो हर दिन के साथ हम लोग का वजन जो है वो चेंज होता रहता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी एक आदमी का एग्जाम्पल लो, मान लो 1 जनवरी को, 1 जैन को, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझना। 1 जैन को उसका वेट जो था वो था 60 kg, है ना। हालांकि वेट बोलना सही नहीं है, इसको मास बोलते हैं, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप वेट बोलते हो, वेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल वेट उसका कितना है, 60 kg। कब, 1 जनवरी को, ठीक। अब पूरे साल उसके वजन में कुछ न कुछ चेंजेस आते चले गए। फिर साल के अंत में लास्ट डे 31 दिसंबर को जो उसका वेट है वो हो गया आपका, मान लो 66 kg। वो हो गया आपका फाइनल वेट, क्योंकि पूरे साल के लिए हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अब अगर इस पूरे ईयर का एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट, क्योंकि वेट किसका फंक्शन है, टाइम का, अगर पूरे ईयर के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट पूछे, फिर तो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज निकालना तो सचमुच बहुत आसान होता है। अगर हमसे कोई पूछे यहां पे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए पूछ ले, फॉर द ईयर, ठीक है ना, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हो। तो उसमें तो कुछ नहीं करना। अभी तुमको सिखाया कि जब कभी भी एवरेज की बात आए तो डेल्टा बाय डेल्टा ही होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो वाई की जगह देखो वेट है और एक्स की जगह टाइम है, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। तो पूरे साल का तो लिखेंगे डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, ठीक है ना। तो देखो पूरे साल में आपका वजन में चेंज कितने का आया, तो 6 kg का आया। और पूरे ईयर का टोटल टाइम कितना है, अगर हम लोग मंथ में ले ले अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा डिवाइड करने में। मान लो टोटल साल के इन दोनों के को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चाहो तो 365 दिन लिख सकते हो, उसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप टाइम नीचे लिखोगे उसे यूनिट में आएगा। मान लो दिन में कर दिया आपने तो केजी पर डे आएगा, सेकंड में कर दिया तो केजी पर सेकंड आएगा। तो मैं सबसे आसान वाला ले लेता हूं मंथ। तो मान लो यहां पे हमने 12 मंथ से डिवाइड कर दिया, है ना, 12 मंथ। टोटल जो टाइम आएगा आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कितना आ रहा है बच्चों, 12 मंथ। तो ये जो आया निकल के, ये आपका निकल के आया 1/2 kg पर मंथ, है ना, क्योंकि 6/12 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर में केजी और नीचे में मंथ, तो केजी पर मंथ, यानी ये आ गया आपका 0.5 kg पर मंथ। यानी उसके वेट का जो बदलने का दर है पर मंथ के हिसाब से वो आधा किलोग्राम यानी 0.5 kg। अब आप सोच के देखो, क्या ऐसा हुआ होगा कि हर एक महीने में उसका आधा केजी बढ़ ही गया होगा? पक्की बात है। तो जवाब है नहीं। हो सकता है किसी एक महीने में 1 kg बढ़ गया हो, किसी मंथ में वो बीमार पड़ गया हो तो बढ़ने के बजाय उल्टा घट गया हो, है ना। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि एवरेज से बस आपको एक आइडिया मिलता है, ये कोई रियल नंबर नहीं होता। एक आइडिया मिला कि चलो भाई अगर औसत देखें, औसत अंदाजा लगावें तो आधा केजी पर मंथ। क्लियर है। लेकिन अपने को एवरेज तो मिल गया आराम से, तो एवरेज में कुछ करना ही नहीं था, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी करना था।
लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर किसी ने पूछा, अगर यहां किसी ने पूछा, अब यहीं से अपने को सोचना है, अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट on 17th March 10:30 AM। देखो अब क्या हो गया बच्चों, अब किसी ने पूछा कि ठीक है, एवरेज तो पूरे साल का आपने निकाल दिया, लेकिन मेरे को बताओ कि पूरे साल में 17 मार्च तो आया होगा कोई दिन। 17 मार्च को भी नहीं पूछ रहा है, बल्कि 17 मार्च को दिन में 10 AM का मतलब दिन हो गया, 10:30 पे बताओ कि क्या रेट ऑफ चेंज था। तो अब देखो यहां पे आपको यहां ट्रैप फंसाया जा रहा है। अब आपको एक बड़ा इंटरवल नहीं दे रहा है, एक खास टाइम दे दिया गया, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया, एक इंस्टेंट दे दिया गया। और वो इंस्टेंट कौन सा दिया गया? 17 मार्च को, यानी 17 मार्च को दिन में 10:30 पे। और अब आपको कहा जा रहा है कि अब उस समय का रेट ऑफ चेंज बताओ। तो अब सोच के देखो ये क्या पूछा जा रहा है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों जवाब इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंस्टेंटेनियस हो गया, किसी खास पॉइंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको मैं भी सॉल्व करता हूं। पहले आप इसको लिखो। तो बच्चों अब इस केस में क्या करोगे, अब जरा सोच के देखो क्या करोगे। तो देखो इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले कि अगर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज, तो एक बात तो पक्की है कि हमें चेंज इन वेट अपॉन चेंज इन टाइम तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वेट किसका फंक्शन है? टाइम का। तो कहोगे सर जब भी हम लोग चेंज निकालेंगे तो फिर तो वो एक इंटरवल का ही आ जाएगा, है ना, तो फिर तो वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये मानते हैं टेक्निकली ऐसा होगा, लेकिन मान लो अगर इंटरवल को इतना छोटा कर दिया जाए, कि वो ऐसा फील हो कि वो उस इंस्टेंट पे ही वो घटना घट गई हो। जैसे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप जरा समझो इस बात को। अगर मेरे को दिन में 10:30 पे चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनिशियल टाइम लूंगा 10:29 59 सेकेंड, 59 सेकेंड भी नहीं, 59.9999, और जब तक नहीं थको तब तक 9 लगा दो। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब है कि 10:30 होने से ठीक 1000 सेकेंड के 1000वां हिस्सा, 1 सेकेंड पहले भी नहीं, सेकेंड के 1000वां हिस्सा पहले एक टाइम लो और उस टाइम का वेट मेजर करो, जिसको हम लोग WI बोल देंगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा टाइम लो 10:30 अपॉइंट 0000, जब तक नहीं थको तब तक 0 लगाते जाओ। तो एक बात समझ में आ रही है, हमने यहां पे भी एक इंटरवल ही लिया है, लेकिन वो इंटरवल किसके किसके बीच में है? 10:30 से ठीक पहले मतलब सेकंड का देखो 1000वां हिस्सा पहले, और 10:30 के ठीक बाद, यानी देखो 1000वां सेकंड का 1000वां हिस्सा के बराबर। और ये हो गया मेरे लिए फाइनल टाइम। इस समय का वेट हो जाएगा WF मान लेते हैं। तो इतने कम समय में, यानी ये दोनों टाइम के बीच का जो गैप हुआ, आप खुद सोच लो, वो 1 सेकंड के बराबर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक 10:30 से 1000वां सेकंड के 1000वां हिस्सा पहले है और दूसरा 1000वां हिस्सा बाद। 1000वां क्या, करोड़वां ले लो, जितना छोटा ले सकते हो। तो वो जो आपका आया वो हालांकि एक इंटरवल है, लेकिन ये इंटरवल बहुत छोटा है, और आप ये मान सकते हो कि ये इंटरवल इतना छोटा है कि ये सारी घटनाएं
किसी इंटरवल में घटने के बजाय 10:30 पे ही घट गई होंगी। तो इस केस में चूंकि टाइम इतना छोटा है, तो इस TF में से इस TI को घटाओगे, तो TF में से TI को घटाओगे तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। TF में से TI घटाओगे तो इस छोटे से डिफरेंस को हम लोग डिनोट कर देंगे DT से। याद होगा आपको, मैंने बता रखा है बहुत छोटा डिफरेंस हो तो उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, DT से। और इसी तरीके से अगर इतना कम समय दोगे तो सेकंड के 1000वें हिस्से में वजन में भी बहुत कम का चेंज आएगा। तो जो तुम्हारा WF माइनस WI होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं DW। अब डेल्टा का यूज नहीं करेंगे। तो अब अगर जैसा कि चेंज इन वेट अपॉन चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन वेट की जगह अगर हम लोग यहां पे अब लिख दें DW और चेंज इन टाइम की जगह अगर लिख दें DT, तो ये DW/DT जो हो गया यही आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो INST, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कुछ और नहीं बल्कि वेरी स्मॉल चेंज लेंगे W का भी और वेरी स्मॉल चेंज लेंगे टाइम का भी। क्यों ये छोटा लिए? वीडियो के इस पोर्शन को दो तीन बार मैं बार बार बोल रहा हूं, 2-3 बार रिवाइज करके बार बार सुनना, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है अभी भी आप देखो, अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये भी तो इंटरवल है। बिल्कुल है, लेकिन ये इंटरवल इतना छोटा है कि सारी घटनाओं को हम मान लेंगे कि 10:30 पे ही हो गई। इंटरवल को इतना छोटा कर दिया था ताकि वो लगे कि वो इंस्टेंटेनियस हो गया। क्लियर? तो लेकिन अब तुम कहोगे कि सर यहां पे ये मेजर कैसे करेंगे, सेकंड के 1000वां हिस्सा में कितना चेंज आया, फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो बच्चों ये जिस तरीके से आसानी से वहां आप 6/12 कर दिए वैसे ये नहीं होगा। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे कैलकुलस। यही बच्चों कहलाएगा डिफरेंशिएशन। अभी मैं बताता हूं, पहले इसको आप राइट डाउन करो, पहले आप इसको राइट डाउन करो। अब देखो यहां पे मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। ये किसके लिए डिफाइन किया जाएगा बच्चों? टाइम इंस्टेंट के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाएगा। अब जैसे मान लो y x का फंक्शन है तो dy/dx जहां कहीं भी लिखा, देखो ध्यान से सुनो, जहां कहीं भी dy/dx देखोगे उसको तुम पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में INST लिख दिया मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का बदलने का दर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, वो भी किसी इंस्टेंट पे। अब सवाल है बच्चों कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यही तो मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन में कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वहां ये पॉइंट मैं लेके आऊंगा। जैसे मान लो कि ये जो आपका है इसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है बच्चों, अभी मैं लिख दे रहा हूं लेकिन आगे आप समझोगे 1-2 लेक्चर के बाद। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनो, इसी को मैथ के लैंग्वेज में बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन जो आप मैथ में पढ़ोगे, कैलकुलस में जो सीखोगे, वो कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही निकालने का एक तरीका होगा। तो इसी को सॉल्व करने का तरीका हम लोग वहां सीखेंगे। जैसे मान लो वही क्वेश्चन है y = 2x²। ठीक, अब अगर किसी ने पूछा कि भैया हमको चाहिए इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज x = 3 पे, है ना, तो अब तुमको देखो मैं भी सॉल्व तो कर दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुरंत क्या कर दूंगा dy/dx और इसको लिख दूंगा 2x² तो ये आ जाएगा आपका 4x और फिर x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, इसका 12 आंसर आ जाएगा। 12 इसका इंस्टेंट। तो अभी आपको समझ में तो नहीं आया मैं क्या क्या किया? यही तो हम लोग सीखेंगे, तो इसको भी लिखना नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि जब आपको ये समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, दैट इज dy/dx, इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब बिना कैलकुलस सीखे आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सके होगे, और ये जो मैंने कर दिया फटाफट, ये आपको मैं उसी में आपको सिखाऊंगा। अब फिजिक्स में देखो, अब देखो फिजिक्स में कहीं भी, जैसे मान लो कहीं भी अगर किसी के भी डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज आया, जैसे देखो वेलोसिटी जब मैं पढ़ाऊंगा मोशन में,
तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो जैसे ही वेलोसिटी के परिभाषा में, वेलोसिटी यानी वेग के परिभाषा में अगर रेट आ गया तो वेलोसिटी दो टाइप की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी दो टाइप की होगी, एक एवरेज वेलोसिटी होगी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप का हो गया, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी में मैं बताऊंगा आपको कि रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने के दर को पावर बोलते हैं। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर भी दो टाइप का हो गया, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इसी तरीके से बच्चों न्यूटन्स लॉ में पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स भी रेट ऑफ चेंज है, तो दो प्रकार का हो गया, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। 12th में पढ़ोगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट भी दो टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों ये था आपका रेट ऑफ चेंज। आप रेट ऑफ चेंज के बारे में इन चीजों को ध्यान से रखेंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार आप बार बार रिप्ले करके देखेंगे, तब जाके आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। ओके, ठीक।